नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन या फिर दोस्तों सतह रसायन का यहाँ तीसरा पार्ट है। इसमें दोस्तों हम उत्प्रेरण सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। उत्प्रेरण क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। दोस्तों उत्प्रेरण शब्द उत्प्रेरक से ही बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है दोस्तों उत्प्रेरित करना। अर्थात दोस्तों वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं या फिर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेना, रासायनिक अभिक्रिया में बिना उपयोग हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित अर्थात बढ़ाना या फिर दोस्तों घटाना कर देते हैं, परंतु स्वयं भार व रासायनिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और दोस्तों इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों सबसे पहले तो ये भाग नहीं लेते, परंतु दोस्तों इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनके कारण दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। और दोस्तों जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं स्वयं इनके भार रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस संपूर्ण घटना दोस्तों हमारी उत्प्रेरण होती है। दोस्तों इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों नाइट्रोजन प्लस दोस्तों हाइड्रोजन मिलकर दोस्तों हमारी अमोनिया का निर्माण करते हैं। पहले दोस्तों रिएक्शन को वैलेंस कर लेते हैं। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन 3 मात्रा में है, यहाँ पर दोस्तों हम हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 लिखने से दोस्तों हमारा हाइड्रोजन हो जाते हैं 6। नाइट्रोजन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ये देखिए दोस्तों नाइट्रोजन इधर 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए हैं। हाइड्रोजन 3 दूना 6, इधर भी दोस्तों 3 दूना 6। ये रिएक्शन हमारी वैलेंस हो गई। परंतु दोस्तों यह क्रिया बहुत ही मंद गति अर्थात बहुत ही धीमी गति से होती है। इसके लिए दोस्तों हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है Fe अर्थात लोहे का दोस्तों यहाँ चूर्ण के रूप में रहेगा। जैसे ही दोस्तों नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हम लोहे का चूर्ण डालेंगे मोलिब्डेनम के साथ में, ये दोस्तों हमारा उत्प्रेरक वर्धक रहेगा। आगे इसे हम पढ़ेंगे। जैसे ही दोस्तों हम Fe का चूर्ण डालेंगे, यह क्रिया तीव्र गति से संपन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और दोस्तों अधिक मात्रा में और जल्दी मात्रा में हमारे पास अमोनिया बनना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा Fe है ये हमारा उत्प्रेरक रहेगा। यहाँ केवल दोस्तों इस अभिक्रिया को बढ़ा देगा। और दोस्तों जो Fe हमारा है इसके रासायनिक संगठन में, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोस्तों हमारा उत्प्रेरक है। आगे दोस्तों उत्प्रेरक के प्रकार को दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रकार समझ लीजिए। जो हमारा दोस्तों उत्प्रेरक या फिर उत्प्रेरण है, ये 2 रूप में हम इसे समझेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक या गुणों के आधार पर, दूसरे नंबर पर दोस्तों समांगता के आधार पर। तो दोस्तों जो गुणों के आधार पर होता है वो दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरण हो सकते हैं, अर्थात जो रिएक्शन की दर को बढ़ा दें। दूसरा दोस्तों ऋणात्मक हो सकते हैं, जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। अब तीसरा दोस्तों स्व उत्प्रेरण, चौथा प्रेरित उत्प्रेरण और दोस्तों लास्ट है हमारा उत्प्रेरक वर्धक। ये दोस्तों है गुणों के आधार पर। आगे है समांगता के आधार पर दोस्तों होंगे समांग उत्प्रेरक और दोस्तों विषमांग उत्प्रेरक। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक अलग अलग जैसे धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरण को अलग अलग करके पढ़ेंगे। इनकी दोस्तों परिभाषाओं को 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अब तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा है धनात्मक उत्प्रेरक। मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों उत्प्रेरक के प्रकार प्राकृतिक आधार पर, समांगता के आधार पर। प्राकृतिक आधार पर हमारा सबसे पहला उत्प्रेरक रहेगा धनात्मक उत्प्रेरण दोस्तों। तो वे उत्प्रेरण जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने समझा Fe का चूर्ण डालेंगे तो NH3 अमोनिया का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। ये दोस्तों जो हमारा है धनात्मक उत्प्रेरक दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा Fe रहेगा वो धनात्मक उत्प्रेरक रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरफ। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को दोस्तों धीमा कर देते हैं। इसे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों में लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। आगे दोस्तों अब H2O2 का विघटन करेंगे तो हमें एक जल का अणु मिल जाएगा, प्लस दोस्तों हमारी जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को दोस्तों सबसे पहले देखेंगे वैलेंस करना देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 अणु हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारे 2 ऑक्सीजन दोस्तों 2 हैं। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों ऑक्सीजन का 1 अणु और 2 हमारे पास कुल 3 अणु हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। सबसे पहले हम 2 लिख देते हैं दोस्तों। अब ऑक्सीजन के अणु देखते हैं।
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दूना 4 और इधर 2 रह जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा 2 और 2 कुल 4 हो जाती है। हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर दोस्तों हाइड्रोजन 2 दूना 4। ये हमारी रिएक्शन वैलेंस हो गई दोस्तों। तो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का दोस्तों विघटन करते हैं, जलकणों और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। चूँकि दोस्तों जैसे ही इसमें हम H3PO4 अर्थात दोस्तों हमारा फास्फोरिक अम्ल जैसे ही इसमें मिला दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ विघटन होने की घटना जैसे जल का बनना और ऑक्सीजन का निकलना बहुत ही धीमी गति से होने लगता है या फिर दोस्तों कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो जो हमारा H3PO4 जो हमारा है ऋणात्मक उत्प्रेरण की भांति कार्य करेगा। इसका उपयोग दोस्तों आपने देखा होगा घाव शरीर पर होने पर चिकित्सक द्वारा दोस्तों घाव को H2O2 अर्थात दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड से ही साफ़ किया जाता है। अर्थात दोस्तों लंबे समय तक हाइड्रोजन परऑक्साइड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें थोड़ा सा फास्फोरिक अम्ल मिला दिया जाता है ताकि यहाँ जल और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित ना हो सके। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्व उत्प्रेरण। तो देखिए दोस्तों, स्व अर्थात दोस्तों स्वयं होना। जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है उसे दोस्तों स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो एथिल एसीटेट होता है उसमें जैसे ही हम दोस्तों जल मिलाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एथिल एसीटेट CH3COO2H5। जैसे दोस्तों हमारा रहेगा CH3, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3COO2H5। ये चूँकि दोस्तों यहाँ पर C2H5 रहेगा तो ये हमारा एथ रहेगा और दोस्तों CH3COO हमारा एसीटेट रहता है, तो पूरा नाम हमारा बन जाता है एथिल एसीटेट। ये दोस्तों आपको सूत्र को याद रखना है CH3COO2H5 में जैसे ही हम दोस्तों जल डालते हैं तो ये हमारा दोस्तों सबसे पहले एसिटिक अम्ल अर्थात दोस्तों CH3COOH के रूप में हमारा एसिटिक अम्ल बन जाता है और दोस्तों हमारा एथिल एल्कोहल C2H5OH का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में जैसे ही दोस्तों एथिल एसीटेट में जल मिलाते हैं तो जो हमारा एसिटिक अम्ल है ये दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल है और यहाँ पर दोस्तों एथिल एल्कोहल। आपको दोस्तों कुछ सूत्रों को याद रखते हुए चलना है। ये हमारा एसिटिक अम्ल है और ये हमारा एथिल एल्कोहल है। तो जैसे दोस्तों यहाँ क्रिया प्रारंभ करते हैं तो एथिल एसीटेट में जब जल को डाला जाता है तो यहाँ क्रिया प्रारंभ में बहुत मंद गति से होती है। जैसे ही दोस्तों एसिटिक अम्ल का एक अणु बनता है तब दोस्तों यहाँ एसिटिक अम्ल इस क्रिया में दोस्तों भाग लेकर उत्प्रेरक का कार्य करता है और बहुत अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है और बाद में दोस्तों इस अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया है प्रारंभिक रूप में दोस्तों जो हमारी क्रिया है मंद गति से होती है। जब एक अणु दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल का बन जाता है तब दोस्तों एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रेरक उत्प्रेरक की तरफ। प्रेरित उत्प्रेरण अर्थात दोस्तों नाम से ही पता चलता है प्रेरित करना या फिर दोस्तों उसे मोटिवेशन करना उसका। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब दोस्तों सोडियम आर्सेनाइड अर्थात दोस्तों Na3ASO3 को दोस्तों जब ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित किया जाता है तो दोस्तों यहाँ क्रिया संभव नहीं है। ये दोनों दोस्तों आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में क्रिया नहीं कर पाते, परंतु जब इन दोनों में अर्थात दोस्तों सोडियम आर्सेनाइड और ऑक्सीजन में जब हम सोडियम सल्फाइड मिला देते हैं तो दोस्तों यहाँ क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए दोस्तों दूसरी स्टेप में जो हमारा सोडियम सल्फाइड रहेगा ये दोस्तों हमने लिखा सोडियम आर्सेनाइड प्लस ऑक्सीजन। चूँकि दोस्तों इन दोनों में यदि अब हम सोडियम सल्फाइड अर्थात दोस्तों Na2SO3 इसका दोस्तों आप नाम लिख लीजिए सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को दोस्तों मिला दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ क्रिया प्रारंभ हो जाती है और दोस्तों सोडियम सल्फेट एवं दोस्तों सोडियम आर्सेनाइड का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों Na2SO3 सोडियम सल्फाइड जो दूसरी रिएक्शन में भाग ले रहा है दोस्तों यहाँ हमारा उत्प्रेरक का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक। हमारा पांचवा पॉइंट है दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ध्यान दिए दोस्तों, वे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक नहीं होते परंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं।
अर्थात दोस्तों जो हमारा उत्प्रेरक होता है उसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने पढ़ा था N2+3H2 जो दोस्तों हमारी क्रिया है, इसमें दोस्तों हमारा अमोनिया का निर्माण होता है 2NH3। यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा था जो हमारा Fe है वो हमारा उत्प्रेरक होता है, परंतु दोस्तों जो उत्प्रेरक होता है इसकी सक्रियता को और अधिक बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों मोलिब्डेनम का चूर्ण मिला दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे अभिकारक हैं, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। दोस्तों इनकी क्रिया को बढ़ाने के लिए इनमें लोहे का चूर्ण डाल दिया जाता है, तो दोस्तों हमारी अमोनिया बनती है। परंतु दोस्तों यह क्रिया इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाती, इसलिए दोस्तों जो हमारा Fe रहेगा अर्थात दोस्तों हमारा जो उत्प्रेरक रहेगा इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों कुछ मात्रा में मोलिब्डेनम को मिला दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। Fe दोस्तों हमारा उत्प्रेरक रहेगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया Fe एक हमारा उत्प्रेरक है जिसकी सक्रियता को मोलिब्डेनम द्वारा बढ़ा दिया जाता है। आगे दोस्तों उत्प्रेरण के दोस्तों प्रकार का यहाँ अब हम पढ़ेंगे समांगता के आधार पर। दोस्तों समांगता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, समांग उत्प्रेरक और दोस्तों विषमांग उत्प्रेरक। तो देखिए दोस्तों समांगता के आधार पर पहला रहेगा हमारा समांग उत्प्रेरण। दोस्तों तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोस्तों एक समान प्रवस्था में हो, अर्थात दोस्तों एक रूप में हो, या तो वो गैस के रूप में हो या फिर दोस्तों वो सॉलिड के रूप में हो या फिर लिक्विड के रूप में भी हो सकते हैं, हो उसे दोस्तों समांग उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये हमारा दोस्तों गैसीय रूप में है, एवं दोस्तों जो ऑक्सीजन ये भी दोस्तों हमारा गैसीय रूप में है। ये दोस्तों सल्फाइड का निर्माण करेंगे, अर्थात दोस्तों SO3 बनने वाला उत्पाद भी दोस्तों हमारा गैस के रूप में ही होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, ये दोनों हमारे जो अभिकारक हैं ये गैसीय रूप में हैं। इनकी क्रिया को संपन्न करवाने के लिए दोस्तों नाइट्रो ऑक्साइड दोस्तों NO ये भी हमारा गैसीय रूप में रहेगा, अर्थात दोस्तों जो हमारा अभिकारक हैं ये भी गैसीय रूप में होना चाहिए, एवं जो हमारा उत्प्रेरक होता है वो भी दोस्तों गैसीय रूप में होता है। इस प्रकार की क्रिया को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। रिएक्शन को दोस्तों वैलेंस से करना देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 2 कुल 4 अणु हैं हमारे पास। इधर दोस्तों हमारे उत्पाद में 3 अणु हैं, इनको दोस्तों 4 कर देते हैं। इधर यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अब देखिए दोस्तों 2 लिखने से हमारे ऑक्सीजन इधर हो जाते हैं 2 दूना 4, इधर दोस्तों 6 2 कुल हमारे ऑक्सीजन हो गए इधर 6। यहाँ पर दोस्तों 6 बनाने के लिए लिख देंगे 2, 3 दूना दोस्तों हो जाएंगे हमारे 6। यहाँ पर दोस्तों सल्फ़र की मात्रा 2 हो गई है, इधर भी दोस्तों सल्फ़र हमारा 2 है, अर्थात दोस्तों रिएक्शन अब वैलेंस हो चुकी है। तो दोस्तों जो हमारे अभिकारक हैं वो भी गैसीय रूप में है, एवं जो हमारे उत्प्रेरक है दोस्तों वो भी गैसीय रूप में है। तो इस प्रकार की जो हमारी क्रिया होती है उसे दोस्तों हम समांग उत्प्रेरक या समांग उत्प्रेरण कहते हैं। इन क्रियाओं का नाम दोस्तों समांगी क्रियाएं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विषमांग उत्प्रेरक। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोस्तों अलग अलग प्रवस्थाओं में हो उसे विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं, अर्थात दोस्तों हमारे अभिकारक गैसीय रूप में रहेंगे तो हमारा जो दोस्तों उत्प्रेरक रहेगा वो सॉलिड रूप में रह सकता है। जैसे देखते हैं अभी हमने दोस्तों इसे पढ़ा भी है, जैसे हमने लिया नाइट्रोजन दोस्तों गैसीय अवस्था में, प्लस हाइड्रोजन यहाँ भी दोस्तों गैसीय अवस्था में है। हमारा अभी हमने पढ़ा दोस्तों Fe एक हमारा उत्प्रेरक होता है, ये दोस्तों सॉलिड अवस्था में होता है क्योंकि दोस्तों इसका चूर्ण होता है, तो ये मैंने लिख दिया सॉलिड अवस्था में। तो देखिए दोस्तों जो हमारा अभिकारक है वो गैसीय अवस्था में है, एवं जो हमारा उत्प्रेरक है वो सॉलिड अवस्था में है। तो इस प्रकार की क्रिया दोस्तों हमारी कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया, एवं दोस्तों ये हमारा Fe जो रहेगा वो विषमांग उत्प्रेरक का कार्य करेगा। रिएक्शन को दोस्तों वैलेंस कर देते हैं, इसके पास में दोस्तों 3 को लिख देते हैं, ये रिएक्शन हमारी दोस्तों वैलेंस हो जाती है। दोस्तों ये छोटे छोटे हमारे पॉइंट हैं, जैसे विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरण, इनको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इनके दोस्तों पॉइंट बनाकर आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।